औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज का जो टॉपिक है वो फायर वार्डन के बारे में है। जो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो ये आपको नज़र आएगा कि उसी का तसलसल है कि पहली वीडियो जो मैंने बनाई थी वो इमरजेंसी रिस्पांस प्लान की थी, उसके बाद इमरजेंसी कम्युनिकेशन थी और ये उसी से जुड़ी हुई एक वीडियो है जिसका जो टॉपिक है वो फायर वार्डन है। क्योंकि जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो इमरजेंसी के दौरान में इवैक्यूएशन अलार्म बजता है, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ती है कि तमाम लोगों को उस एरिया से हम इवैक्यूएट कराएं। तो इन तमाम लोगों की प्रॉपरली ऑर्डरली इवैक्यूएशन का जो रिस्पॉन्सिबल होता है उस शख्स को हम फायर वार्डन कह रहे होते हैं। और ये जो भी एम्प्लॉयर है, जो भी रिस्पॉन्सिबल है या अथॉरिटी हैविंग जुरिसडिक्शन है उस एरिया की, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कुछ लोग ऐसे ज़रूर नॉमिनेट करे और उनको ज़रूर ट्रेनिंग दे कि जो कि इमरजेंसी की कंडीशन में जब इवैक्यूएशन अलार्म बजता है तो वो एक ट्रेन आदमी हो और वो उन तमाम लोगों को जो इस एरिया में काम कर रहे हैं वहाँ से एक अच्छे ऑर्डरली अंदाज में इमरजेंसी एग्जिट से होते हुए असेंबली पॉइंट तक चले जाएँ और फिर उनका हेड काउंट हो। तो फायर वार्डन की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो फायर वार्डन भी इसी तरह से है कि फायर वार्डन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है असिस्टिंग ऑक्यूपेंट्स ऑफ द बिल्डिंग या प्लांट के जो लोग होते हैं उनको असिस्ट कर रहा होता है इमरजेंसी इवैक्यूएशन में, या फिर अगर प्रैक्टिस ड्रिल है तो उसके अंदर भी उसी तरह से अपने इस जॉब को परफॉर्म कर रहा होगा। और ये ऑर्डरली इवैक्यूएशन जो है वो अपने फ्लोर की, अपने उस एरिया की जहाँ पे उसको असाइन किया जाता है वहाँ की ये ऑर्डरली इवैक्यूएशन को परफॉर्म करता है। अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो ओशा 1910.35 जो है वो एग्जिट रूट्स और इमरजेंसी प्लानिंग से रिलेटेड है और इसके बारे में भी फायर वार्डन का आपको मिल जाएगा अगर आपने रेफरेंस लेना है तो। अब फायर वार्डन की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करते हैं तो फायर वार्डन की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला पार्ट जो है कि जब भी कोई इमरजेंसी होती है, हमारे पास इवैक्यूएशन अलार्म बजता है तो फायर वार्डन की पहली ड्यूटी शुरू हो जाती है। वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करता है। उसके बाद उसकी ड्यूटी का जो दूसरा पोर्शन होता है फायर वार्डन की, वो होता है जब वो असेंबली पॉइंट पर पहुंचता है और वहाँ उसने किस तरह से अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करना है। और तीसरा पार्ट फायर वार्डन की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या होता है कि जब वो नॉर्मल नेचर में है, यानी आपके प्लांट पे सारी चीज़ें बिल्कुल सही चल रही हैं, किसी किस्म का कोई इंसिडेंट नहीं है, तमाम चीज़ें मामूल के मुताबिक हैं, तो उस वक्त भी उसकी कुछ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो आज हम देखेंगे वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनको उसने परफॉर्म करना है। तो पहली चीज़ जैसे अलार्म बजेगा, दूसरी चीज़ जब वो असेंबली पॉइंट पर पहुँचता है, मस्टर पॉइंट पर पहुँचता है, और तीसरा नॉर्मल नेचर में। तो ये याद रखिएगा, जैसे ही इवैक्यूएशन अलार्म बजता है तो जो भी शख्स नॉमिनेट होता है एज अ फायर वार्डन, वो क्या करता है कि वो सबसे पहले अपनी जैकेट या अपना हैट या यानी कि सेफ्टी हेलमेट जिसके ऊपर फायर वार्डन लिखा होता है, या फिर उसके आर्म के ऊपर एक बैज होता है, ये वो पहन लेता है। ये वो आइडेंटिफिकेशन है जो जैकेट की शक्ल में वो पहनेगा, हेलमेट की शक्ल में पहनेगा या आर्म बैंड की शक्ल में, ताकि दूर जो लोग उसको देख रहे हैं या उसके करीब के जो लोग उसको देख रहे हैं वो समझ जाएं कि यार ये अलार्म बज रहा है, इसमें हमें जो इवैक्यूएशन करनी है तो ये रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और ये हमें गाइड भी करेगा, हमें असिस्ट भी करेगा। तो ही इज़ द राइट पर्सन के जो हमें बताएगा कि हमने किस तरह से सही अंदाज में असेंबली पॉइंट तक जाना है। तो ये वो अपनी जैकेट, हैट या बैच को पहनेगा असेंबली इमरजेंसी कंडीशन में और लोगों को बताएगा कि आपने पैनिक नहीं होना है। तो जाहिर बात है सबसे पहले फायर वार्डन को खुद पैनिक नहीं होना है। पता चला जी अलार्म बजा है और फायर वार्डन साहब जो है वो खुद पैनिक हो गए, उनके हाथ पांव कांप रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं मेरी तरह, ठीक है, और वो वहाँ पे किसी भी जगह पे लोगों के पास पहुँचते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई जल्दी करो, निकलो यहाँ से, कोई ऐसा इमरजेंसी हो गई है। तो देखने वाला उसको कहेगा कि भाई साहब पहले आप अपने आप को तो कंट्रोल कर लो, इमरजेंसी है, हमें भी नज़र आ रहा है, अलार्म बज रहा है। तो फायर वार्डन मजबूत असाब का होना चाहिए और उसको इमरजेंसी का जब भी अलार्म बजता है तो अपने असाब को कंट्रोल में रखना है, अपनी आइडेंटिफिकेशन को वेयर करना है और फिर लोगों को बताना है कि पैनिक ना हो और उनको रास्ते के बारे में गाइड करना है। उनको तमाम लोगों को बताना है कि ये इमरजेंसी एग्जिट का रूट है और आप इस रूट से होते हुए सीधा असेंबली पॉइंट की तरफ चले जाएंगे। तो इस तरह से वो लोगों को गाइड कर रहा होता है। और लोगों को ऑर्डरली इवैक्यूएशन करवाने के बाद जब सारे लोग अपने एरिया से वो असेंबली पॉइंट की तरफ रवाना कर देता है तो फिर उसका काम है कि वो तमाम रूम्स को, कॉरिडोर्स को, कोई स्टोर रूम है, कोई रेस्ट रूम है, तमाम को चेक करेगा। क्योंकि हो सकता है, पॉसिबल है कि कोई शख्स किसी ऐसे रूम में रह गया है कि जहाँ पर वो अपने काम में बिजी था और उसको अलार्म बजने की आवाज़ नहीं आई, उसको पता ही नहीं है कि यार इवैक्यूएशन अलार्म बज चुका है। या लेट्स सपोज कि वो रेस्ट रूम में था या किसी स्टोर रूम में था और वो जल्दी में अलार्म सुन के निकलने की कोशिश की और किसी भी वजह से उसका कहना चाहिए वो स्लिप ट्रिप का शिकार हुआ और वो गिरा, उसका हेड जो है वो बम्प हो गया, वो अनकॉन्शियस हो गया।
अब उसको देखने वाला कोई नहीं है। तो इसीलिए ये फायर वार्डन की जिम्मेदारी है कि अपने जो उसका असाइंड एरिया है उस तमाम एरिया के अंदर तमाम रूम्स को चेक करेगा। चेक करने के बाद किसी भी रूम को वो चेक कर लेगा तो वो दरवाज़ा उसका बंद कर देगा ताकि उसको कन्फर्मेशन हो जाए कि हाँ जी इस रूम को मैंने चेक कर लिया है। ऐसे वो तमाम रूम्स को चेक करता जाएगा, इंक्लूडिंग जैसे मैंने कहा स्टोर रूम और रेस्ट रूम या जिसको आप वॉशरूम कहते हैं। वो मेक श्योर करेगा कि जितने भी इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट्स हैं या हीट के सोर्सेज हैं वो स्विच ऑफ कर दिए गए हैं। कोई भी शख्स जल्दी में उनको खुला छोड़कर नहीं गया है। वो लोगों को बहुत तेज़ी के साथ नहीं निकालने की कोशिश करेगा कि लेट्स सपोज कि कोई शख्स अपना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ले रहा है या कोई सामने रखा हुआ कोई अपना आइटम ले रहा है, कीमती आइटम है, तो वो उसको चाहिए कि उसको उस आइटम को लेने दे और फिर विद इन सेकंड्स उस आइटम को ले और निकल जाए। वरना फिर ये होता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एक झगड़े की कंडीशन में आ जाते हैं और वो शाउट करने लग जाते हैं कि हमें अपना आइटम लेकर जाना है, हमें ये चीज़ लेकर जानी है। तो फायर वार्डन का एक और काम भी है कि बहुत अच्छे तरीके पे लोगों को गाइड करेगा और लोगों से उलझने से ग्रेस करेगा, उनको एक बहुत ही अच्छे पोलाइट मैनर में बताएगा कि इमरजेंसी की कंडीशन है और आपके लिए ज़रूरी है, आपकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है कि इस वक्त आप इस चीज़ को छोड़ें। सिर्फ अपना आईडी कार्ड लें, क्योंकि आपने आईडी कार्ड असेंबली पॉइंट पे पहुंचकर स्कैन करना है, उससे आपकी अटेंडेंस लगेगी और हमें पता चलेगा कि हमारे पास कितने लोग असेंबली पॉइंट पे मौजूद हैं, कोई मिसिंग पर्सन है या नहीं। तो इस तरह से वो उनको गाइड कर रहा होगा। अपने आप को किसी रिस्क में नहीं डालेगा। अगर आग लगी हुई है और वो चाहता है कि उस तमाम लोगों के इवैक्यूएशन के बाद कि उनको उस फायर को वो फाइट करे, तो अगर वो उसके लिए सेफ़ है, उसका इमरजेंसी एग्जिट या जो भी एग्जिट उसके पीछे है अगर वो अवेलेबल है, किसी किस्म का ख़तरा नहीं है, फायर की टीम को इन्फॉर्म किया जा चुका है, तब वो ये कहना चाहिए उस आग को बुझा सकता है। अदरवाइज़ किसी किस्म का वो रिस्क नहीं लेगा। जो लोग हैं जो इवैक्यूएशन के लिए जा रहे होंगे तो उनको वो इन्फॉर्म करेगा कि एलिवेटर को इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी आग लगती है तो उसमें से धुआं निकलता है और ये धुआं जो है ये लिफ्ट शाफ्ट के अंदर चला जाता है और लोग अगर उसके अंदर स्टक हो गए, पावर सप्लाई ऑफ हो गई और वो सारा स्मोक से भर जाएगा और वो स्मोक इनहेल करेंगे और वो सफोकेट हो जाएंगे। तो वो इनको इन्फॉर्म करेगा कि एलिवेटर्स को इस्तेमाल ना करें, इंश्योर करेगा तमाम डोर और विंडोज़ जो हैं वो क्लोज़ हैं। अगर कोई आप उसके एरिया में कोई मेडिकली डिसेबल पर्सन है या कोई स्पेशल फिजिकल कंडीशन वाला शख्स है तो उसको असेस करेगा। लेट्स सपोज कि कोई खातून इस कंडीशन में है, वो प्रेग्नेंट है और अगर उसने हेल्प आउट करना है तो उनको हेल्प आउट करेगा और असेंबली पॉइंट तक लेकर जाएगा। और इसी तरह से अगर किसी और फायर वार्डन को उसकी हेल्प की ज़रूरत है तो वो चीफ फायर वार्डन को या जो मेन शख्स जो है उस एमरजेंसी को कंट्रोल कर रहा है उसको इन्फॉर्म करने के बाद कि उसका एरिया बिल्कुल क्लियर है, उसके एरिया में से तमाम लोग इवैक्यूएट कर चुके हैं, वो किसी और फायर वार्डन को भी उसके एरिया में जाके असिस्ट कर सकता है, लेकिन आफ्टर द इंफॉर्मेशन। ये वो तमाम काम है जो वो इमरजेंसी की कंडीशन में कर रहा होगा। अब इसका पार्ट 2 आता है कि यहाँ से तमाम लोगों को असेंबली पॉइंट पर भेजने के बाद, तमाम कमरों को चेक करने के बाद कि उसका एरिया पूरा क्लियर है, तमाम कमरों के दरवाजे बंद कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी सोर्स ऑफ कर देगा और फिर वो असेंबली पॉइंट की तरफ चला जाएगा। जैसे ही वो असेंबली पॉइंट की तरफ पहुंचेगा और असेंबली पॉइंट जाएगा तो सबसे पहले अपनी भी अटेंडेंस वहाँ पे लगाएगा और उसके बाद इंश्योर करेगा कि तमाम लोग जो वहाँ पे मौजूद हैं उनका हेड काउंट हो गया है। हेड काउंट का क्या मतलब है कि तमाम लोगों की इंडिविजुअल काउंटिंग होती है और फिर हम मास्टर रिकॉर्ड से देख रहे होते हैं, वो डिजिटल हो या मैनुअल हो, कि कितने लोग हमारे पास जब ये अलार्म हुआ था या इमरजेंसी हुई थी कितने लोग अंदर थे और इस वक्त असेंबली पॉइंट पे कितने लोग मौजूद हैं। इसमें हमें आसानी होती है कि अगर कोई शख्स मिसिंग है तो उसके बारे में फ़ौरन आइडेंटिफिकेशन हो जाती है और फिर हम एक रेस्क्यू की टीम को कहना चाहिए बनाते हैं और लोगों को उस रेस्क्यू टीम को भेजते हैं उनकी सर्च के लिए। और इसी तरह से वो असेंबली पॉइंट पे रिसेप्शनिस्ट जो स्टाफ है उसको उसके साथ और बाकी फायर वार्डन के साथ कोऑर्डिनेट करेगा और लोगों से रिक्वेस्ट भी करेगा कि वो असेंबली पॉइंट को छोड़कर ना जाएं जब तक इमरजेंसी क्लियर नहीं हो जाती, यानी वो इमरजेंसी वाली कंडीशन ख़त्म नहीं हो जाती जब तक उन तमाम लोगों ने असेंबली पॉइंट पर रहना है। और इसी दौरान में वो साथ साथ अपनी ऑब्जर्वेशन भी लिखता चला जाएगा कि इस पूरी रियल इमरजेंसी में या फायर ड्रिल की कंडीशन में लोगों का बिहेवियर क्या था, उसको किस किस्म की मुश्किलात पेश आई हैं, ताकि आफ्टर द ड्रिल जो एक डिस्कशन हो रहा होता है उस डिस्कशन के अंदर अपने पॉइंट्स देगा और ताकि नेक्स्ट टाइम उस तरह की चीज़ों को हम उनकी लोगों को ट्रेनिंग देने के बाद इन चीज़ों को हम अवॉइड कर सकें। ड्यूरिंग नॉर्मल नेचर, अब पहला तो था इमरजेंसी में क्या करेगा, उसके बाद वो असेंबली पॉइंट की तरफ जाके क्या करेगा, उसके बाद नॉर्मल है। नॉर्मल कंडीशन में जो फायर वार्डन है इसकी कंडीशन, इसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं कि ये अपने जो भी वर्क एरिया है इसके अंदर अगर इमरजेंसी लाइट्स लगी हुई हैं तो इन इमरजेंसी लाइट्स की हेल्थ को चेक करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी फायर वार्डन की है कि वो उनको चेक करेगा कि वो प्रॉपर्ली चार्ज हो रही है नहीं हो रही है। इमरजेंसी में अगर पावर सप्लाई ऑफ होती है तो काम करेंगी नहीं करेंगी, तो उसकी अपने पास एक रिपोर्ट डेवलप करता रहेगा, उनको टाइम टू टाइम चेक करता रहेगा। इसी तरह से जो इमरजेंसी एग्जिट्स हैं
उनको चेक करेगा कि जहाँ जहाँ इमरजेंसी एग्जिट्स के साइन लगे होने चाहिए थे वो लगे हुए हैं, इल्यूमिनेट हैं, उसकी लाइट वगैरह जल रही है, प्रॉपर हैं, ब्रोकन तो नहीं हो गए, उसकी लाइट ऑफ तो नहीं है, ये तमाम चीज़ें वो चेक कर रहा होगा। और वो ये भी चेक कर रहा होगा कि वो हाईली विजिबल हैं या नहीं हैं, और लोग उन एग्ज़िट तक क्लियरली पहुंच सकते हैं, दूर से भी आपको एग्ज़िट का साइन नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। ये तमाम इसकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है। और इसके साथ ही वो इस चीज़ को भी इंश्योर कर रहा होगा कि आपकी बिल्डिंग में, आपके प्लांट में, आपके ऑफिस के अंदर जो भी इवैक्यूएशन के मैप्स हैं, वो इवैक्यूएशन के मैप्स प्रॉपर्ली इंस्टॉल हैं या नहीं है, वो करेक्टली लोगों के लिए विजिबल हैं या नहीं है। ये इवैक्यूएशन मैप बहुत बड़े बड़े भी आते हैं, ये छोटे से A4 पेपर पे भी आ जाते हैं, A3 साइज़ के भी मिलते हैं, जो आपको बता रहे होते हैं कि इस कॉरिडोर में आपकी लोकेशन इस जगह पे है, और यहाँ से अगर आपको असेंबली पॉइंट की तरफ जाना है तो आपको कौन से रूट को फॉलो करना है। तो अगर ये इस तरह के इवैक्यूएशन मैप्स मौजूद नहीं है तो वो उसको भी नोट डाउन करेगा और चीफ फायर वार्डन तक अपनी रिपोर्ट पहुँचाएगा, ताकि उसके ऊपर काम किया जाए और उन तमाम लोकेशंस पे जहाँ पे इवैक्यूएशन मैप्स की ज़रूरत है वहाँ पे इवैक्यूएशन मैप्स को इंस्टॉल कराएगा। तो और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पे फायर वार्डन की जो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अंदर ये भी शामिल होता है कि वो एरिया में विज़िट के दौरान में अनसेफ एक्ट्स या अनसेफ कंडीशन को चेक कर रहा होगा, और ओकेजनली उसको जो हॉट वर्क अगर एरिया में परफॉर्म हो रहा होता है तो वहाँ पे भी उसको एक चेक रखने की ज़रूरत होती है, और वो उनको चेक करता है कि वो प्रॉपर PPEs के साथ हैं, उन्होंने प्रॉपर एरिया का रिस्क असेसमेंट किया हुआ है, टास्क का रिस्क असेसमेंट किया हुआ है। तो ये डिपेंड करता है एरिया टू एरिया, कंपनी टू कंपनी, कि आपने फायर वार्डन को कितनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हुई हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेनिंग, कि ज़ाहिरी बात है जो आप उसको ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे उसकी आपने उसको ट्रेनिंग भी दी हुई हो। तो ये तमाम बातें हैं। इसके बाद जो ड्रिल होती है, ड्रिल की इवैल्यूएशन होती है। अगर लेट्स सपोज कोई भी ड्रिल हुई है, उसने इवैल्यूएट करना है कि लोगों का रिस्पांस क्या था, तो उसमें ये होता है कि क्या उसने देखा कि स्टाफ को बिल्डिंग के लेआउट के बारे में पता है, क्या स्टाफ जो है उसने फ़ौरन से कहना चाहिए असेंबली पॉइंट की तरफ अलार्म सुनते ही जाना शुरू कर दिया या नहीं, तमाम एग्ज़िट्स जो इमरजेंसी एग्ज़िट्स थे उनको इस्तेमाल किया या इमरजेंसी एग्ज़िट को इस्तेमाल नहीं किया और वो नॉर्मल जो हमारा एग्ज़िट रूट है उसको इस्तेमाल कर रहे थे। क्या लोग जो है वो फैमिलियर थे कि फायर अलार्म जब भी बजता है तो उसकी टोन क्या होती है, क्या उनको इमरजेंसी रिस्पांस के बारे में पता है या नहीं पता है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो वो टाइम टू टाइम उनसे क्वेश्चन करके भी पता कर सकता है, ताकि लोगों की अवेयरनेस का पता चले, और अगर अवेयरनेस का लेवल बेहतरी चाहता है तो मज़ीद उसके लिए ट्रेनिंग का बंदोबस्त करे। तो आज की इस छोटे से सेशन में हमने समझने की कोशिश की है कि फायर वार्डन क्या है, फायर वार्डन कौन होता है, उसकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इमरजेंसी में क्या होती है, जैसे इवैक्यूएशन अलार्म बजता है, जब वो असेंबली पॉइंट पहुंचता है तो उसकी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, और नॉर्मल नेचर में फायर वार्डन क्या ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है। तो होप कि इससे आप कुछ चीज़ें सीख पाए होंगे, तो इसको अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।